दोस्तों आज हम लोग 10 नेशनल के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो लास्ट 1 ईयर के हैं और 5 से 7 क्वेश्चन आपका बिहार से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है मियावाकी मेथड इज रिलेटेड टू। आपसे पूछ रहा है कि मियावाकी मेथड का पर्पस क्या है, इस मेथड से क्या किया जाता है। ए ऑफोरेस्टेशन टेक्निक, बी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सी वैक्सीन डेवलपमेंट, ई व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग। तो जो मियावाकी मेथड है ये एक जापानीज टेक्निक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एफोरेस्टेशन टेक्निक। ये बेसिकली होता क्या है कि छोटे से जगह में, मतलब आप समझ लीजिए 1 मीटर स्क्वायर में 2 से 4 टाइप के ट्रीज लगाना, 2 to 4 टाइप्स ऑफ ट्रीज। और ये मेनली अर्बन एरियाज में इसका ज़्यादातर यूज होता है। इस मेथड को यूज करके आप छोटे से जगह में 3-4 तरह का प्लांट लगा सकते हैं और डेंस फॉरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसको पहला बार यूज जो है 1970 में एक जापानीज इकोलॉजिस्ट अकीरा मियावाकी ने किया था। अकीरा मियावाकी, और इसी के नाम पे ये मियावाकी मेथड है। अब ये इंडिया में न्यूज़ में क्यों है? तो ये इसलिए इंडिया में न्यूज़ में है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में इस मियावाकी मेथड पर प्रकाश डाला और बताया कि कैसे जापान के लोगों ने इस टेक्निक को यूज करके वहाँ डेंस फॉरेस्ट, घनत्व जंगल का निर्माण कर दिया है। तो इंडिया के लोगों को भी ये मियावाकी मेथड यूज करके एफोरेस्टेशन करना चाहिए। तो आपसे ऑप्शन में एफोरेस्टेशन टेक्निक आ जाए या क्रिएशन ऑफ न्यू ट्रीज इन ए स्मॉल एरिया आ जाए, ऑप्शन सब वही रहेगा। मतलब बदल बदल के रह सकता है, लेकिन आपको समझना है कि उससे क्या होगा, जनरली इसमें फॉरेस्ट क्रिएट होता है, डेंस फॉरेस्ट इन ए स्मॉल एरिया। और मुंबई में अब तक 64 ऐसे फॉरेस्ट बनाए जा चुके हैं मुंबई अर्बन एरियाज में। तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब आप समझिए अगर ये फॉरेस्ट बनेगा, फॉरेस्ट बन जाएगा तो इससे क्या होगा, कार्बन उत्सर्जन होगा, इससे सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ेगा, सॉइल डिग्रेड नहीं होगा, तो पॉल्यूशन कम होगा। तो ये सब मियावाकी मेथड का यूज़ है। तो आपको क्या याद रखना है, अकीरा मियावाकी का ये किससे रिलेटेड है, तो जापान से रिलेटेड है। और इस मेथड्स का यूज़ करके पर्पस क्या है, आपको ये 3 चीज़ याद रखना है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अलोंग विथ सुनीता विलियम्स गॉट स्टक एट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट। अभी आपने न्यूज़ सुना होगा कि सुनीता विलियम और एक रिसर्च पर्सन जो है वो यहाँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंस चुके हैं। तो सुनीता विलियम्स के अलावा और कौन है, तो आप आंसर याद रखिए, बैरी या बच विलमोर। अब आपको याद रखने के लिए कुछ नहीं करना है। देखिए सुनीता विलियम्स, बैरी विलमोर, तो आप एक ट्रिक याद रख लीजिए, WW, विलियम्स विलमोर। कौन कौन फंसा हुआ है, विलियम्स और विलमोर। ये एग्जाम पर्पस के लिए मैं बता रहा हूँ। अब देखिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का चर्चा आया तो मैं बता दूँ, ये लो अर्थ ऑर्बिट में है। लो अर्थ ऑर्बिट कितना, लगभग 400 किलोमीटर धरती से ऊपर है। और ये 5 कंट्री ने मिलकर इसको बनाया था 1998 में। 5 कंट्री, USA, रसिया, कनाडा, जापान और यूरोप। इन एजेंसी ने, नासा, रॉसकॉस्मोस, कनाडा स्पेस एजेंसी, जाक्सा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर इसको 1998 में डेवलप किया था। 1998 में यहाँ जो होता है, अब यहाँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो आपको मेन चीज़ याद रखना है, वहाँ ये 90 मिनट में अर्थ का एक ऑर्बिट लगा लेती है, 90 मिनट में। अब टोटल अर्थ पे कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे। मतलब अगर मिनट में आप चेंज कीजिएगा तो 1440 मिनट। अगर इसको 90 के इक्वल कीजिएगा तो 16, मतलब एक अर्थ डे इक्वल टू वहाँ 16 डेज हो जाता है। तो आप 16 डेज याद रखिए, या फिर आप समझिए कि एक दिन में 16 सनराइज और सनसेट वहाँ देखने को मिलता है। धरती के एक दिन में वहाँ 16 सनराइज और 16 सनसेट देखने को मिलता है। और ये सुनीता विलियम्स कब गई थी वहाँ, तो 5 जून 2024, और आने का संभवतः डेट क्या है, तो मार्च 2025। इतना चीज़ आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट नेम्ड। देखिए आपको यहीं पे दिया हुआ है रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट, तो फुल फॉर्म इसी का रूमी 1 डेवलप किया है। रीयूजेबल हाइब्रिड, पहले तो आप समझिए हाइब्रिड रॉकेट किसको बोलते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, बार बार पढ़ते तो हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं कि हाइब्रिड रॉकेट है क्या। हाइब्रिड मतलब मिक्स। तो किस चीज़ का मिक्स, इसमें जो फ्यूल है वो सॉलिड यूज होता है, सॉलिड फ्यूल यूज होता है प्रोपेलेंट की तरह। और ऑक्सीडाइजर जो है, ऑक्सीडाइजर ये लिक्विड या गैस के फॉर्म में होता है, लिक्विड या गैस के फॉर्म में होता है। तो इसीलिए इसको हाइब्रिड रॉकेट बोलते हैं। अब ये रीयूजेबल क्यों है, क्योंकि देखिए रूमी जो है ये पहले जान लीजिए 3.5 मीटर लॉन्ग है। इसका डिटेल आपको जानना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। 3.5 मीटर लॉन्ग और 80 kg इसका वेट है। ये क्या करेगा, 3 नैनो सैटेलाइट और 50 पिको सैटेलाइट पेलोड के रूप में ले जाएगा, ठीक है। और ऊपर जाके ये अपना सैटेलाइट पेलोड को छोड़ देगा
और वापस समुद्र में गिर जाएगा और वहाँ रिकवरी टीम रहेगी जो इसको फिर से रिकवर कर लेगी, इसलिए ये रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि रूमी ये रॉकेट जो है इसको डेवलप किसने किया है, तो एक चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप कंपनी है, चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप कंपनी क्या नाम है, स्पेस जोन इंडिया, स्पेस जोन इंडिया ने इसको डिस्कवर किया है और मार्टिन ग्रुप के साथ मिलकर। तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है द इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटेड इन ज्वाइंट एक्सरसाइज उदार शक्ति विथ विच कंट्री। देखिए एयरफोर्स का ये एक्सरसाइज है, इंडियन एयरफोर्स और रॉयल मलेशियन एयरफोर्स ने एक का ज्वाइंट एक्सरसाइज है उदार शक्ति। तो ये किसके साथ होता है, आप देख लिया, रॉयल फोर्स मलेशिया। उदार शक्ति एक्सरसाइज किसके साथ होता है, मलेशिया के साथ। और आपको जगह भी याद रखना है कि ये कहाँ हुआ है, तो कुआंतन में हुआ है, मलेशिया। आपसे पूछेगा कि ये एक्सरसाइज इस साल कहाँ हुआ है, तो कुआंतन मलेशिया 2024। अब आपको एक चीज़ यहाँ से और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ कि हरिमाऊ शक्ति, ये दोनों आप याद रख लीजिए यहाँ से, हरुमाऊ शक्ति, ये भी इंडियन मिलिट्री फोर्स, इंडियन मिलिट्री फोर्स और मलेशिया की मिलिट्री फोर्स के बीच की एक्सरसाइज होता है। और ये 2 दिसंबर से 15 दिसंबर एक्सरसाइज चला था। और ये कहाँ हुआ है, तो ये भी मलेशिया में ही हुआ है, ये मलेशिया के कैपिटल कुआलालंपुर में ये एक्सरसाइज हुआ है। तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। इंडोनेशिया के साथ समुद्र शक्ति, इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर ऑथर ऑफ द बुक ऑफ कंपैशन। आपसे पूछ रहा है द बुक ऑफ कंपैशन के ऑथर कौन है, दलाई लामा, कैलाश सत्यार्थी, पूजा पांडे या फिर ये तीनों। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। द बुक ऑफ कंपैशन किसने लिखा है, दलाई लामा ने, कैलाश सत्यार्थी और पूजा पांडे, तीनों ने मिलकर लिखा है। तो ये तो आपको वन लाइनर क्वेश्चन आपको याद करना ही पड़ेगा। द बुक ऑफ कंपैशन, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑथर ऑफ दिस बुक, और 4 ऑप्शन दिया रहेगा और यहाँ किसी और का नाम दे देगा, किसी और ऑथर का नाम दे देगा। तो आपको ये जानना जरूरी है कि इस बुक को किसने लिखा है, दलाई लामा, कैलाश सत्यार्थी, पूजा पांडे। अब यहाँ आपको यहाँ से मैं कुछ बता देता हूँ फैक्ट्स। ये जो दलाई लामा अभी हैं ये 14th दलाई लामा है। दलाई लामा तो एक पोस्ट है, तो जैसे प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट है वैसे ही दलाई लामा एक पोस्ट है। तो ये अभी जो है 14वें क्रम के दलाई लामा है और इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था। कब मिला था, नोबेल पीस प्राइज, ये 1989 में। बहुत जरूरी है ये फैक्ट याद रखना। कैलाश सत्यार्थी को भी नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है। मलाला यूसुफजाई के साथ इनको मिला था नोबेल पीस प्राइज, कब, 2014 में। तो आपको ये दोनों याद रखना है, यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा। अच्छा, आपसे अगर 14 दलाई लामा का नाम पूछ दिया, दलाई लामा का नाम पूछ दिया गया, तो ग्यात्सिन दिया तो तेंजिन ग्यात्सो। अभी जो दलाई लामा है इनको लास्ट ईयर रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था, तेंजिन ग्यात्से। अच्छा, जब अगर 14 पूछ सकता है तो फर्स्ट भी पूछ सकता है कि पहले दलाई लामा का नाम क्या था। पहले दलाई लामा का नाम गेंदोब ड्रूप था, गेंदोब ध्रुव, याद रखिएगा। और इनको ये दलाई लामा का जो है फर्स्ट दलाई लामा का टाइटल इनके मरणोपरांत मिला था। तो इतना डिटेल याद रखने का जरूरी नहीं, आप पहले का याद रखिए, अभी जो है उसका याद रखिए, और इनको नोबेल पीस प्राइज और रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड कब मिला ये याद रखिए, और ये द बुक ऑफ कंपैशन। अब नेक्स्ट है हु ओन द बुकर प्राइज 2023 एंड नेम ऑफ हिज वर्क इज। बुकर प्राइज विनर कौन है और किस वर्क के लिए उनको ये बुकर प्राइज मिला है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। पॉल लिंच को प्रॉफिट सॉन्ग के लिए मिला है। बट ये क्वेश्चन अब आपके लिए 20% इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2024 का भी बुकर प्राइज अनाउंस कर दिया गया है। 2024 का भी बुकर प्राइज अनाउंस कर दिया गया है, और ये किसको मिल गया है, ये समांथा हार्वे, ब्रिटिश ऑथर है ये, समांथा हार्वे, ये ब्रिटिश ऑथर इनको मिला है। और इनके नोवेल वर्क क्या है, इनका वर्क किस चीज़ के लिए मिला है, तो इनके नोवेल ऑर्बिटल के लिए। और ये ऑर्बिटल नोवेल जो है ये पहला स्पेस बुक है जिसको ये बुकर प्राइज मिला है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला राइस एटीएम कहाँ शुरू किया गया है। तो जैसे हम लोग पैसे एटीएम से निकालते हैं वैसे ही राइस अब निकाल पाएंगे। तो ये कहाँ शुरू किया है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में ये शुरू किया गया है। मंचेश्वर एक जगह है वहीं पे। अब इस राइस एटीएम को कैसे निकालेंगे, ये राइस एटीएम का जो कैपेसिटी है ये 5 मिनट में 50 kg चावल 50 kg राइस इससे विड्रॉल किया जा सकता है।
लेकिन इसको निकालने का तरीका क्या है, जैसे आप एटीएम अपना ले जाते हैं और पिन कोड डालते हैं, पिन कोड डालते हैं और क्या निकलता है, तो मनी विड्रॉ करते हैं। सेम है, आप अपना राशन कार्ड ले जाइए, राशन कार्ड, और आपको राशन कार्ड नंबर डालना है, और उसके बाद आपका बायोमेट्रिक होगा, और उसके बाद आप राइस विड्रॉल कर पाएंगे। तो एक व्यक्ति जो राइस विड्रॉल कर सकता है अप टू 25 kg, मतलब 25 kg के अंदर राइस, और इसको धीरे धीरे हर जगह बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री योजना चला रहे हैं वन नेशन वन राशन कार्ड, तो इसको धीरे धीरे हर जगह एटीएम को लगाया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द 175th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ राजा रवि वर्मा was celebrated recently. Which viceroy had honored him with the Kesare Hind Gold Medal for his service in the furtherance of the public interest? अगर आप पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं और दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई मार्क कर लीजिए इसको। तो ये केसरे हिंद गोल्ड मेडल किसने दिया था राजा रवि वर्मा को? राजा रवि वर्मा कौन थे? तो एक पेशे से क्या थे, पेंटर थे। बहुत ये इनका जो सबसे हार्ड वर्क, मतलब सबसे फेमस वर्क था, वो शकुंतला पेंटिंग था, शकुंतला पेंटिंग। तो इनको ये केसरे हिंद गोल्ड मेडल का उपाधि लॉर्ड कर्जन ने कब दिया था? 1904 में दिया था, 1904 में। अब आपको 1904 से याद आना चाहिए, यही लॉर्ड कर्जन ने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट लाया था, और 1905 में कर्जन ने ही बंगाल डिवीज़न का बात किया था, बंगाल डिवाइड कर दिया था। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइज ऑफ बजट 2024-25 प्रेजेंटेड बाय बिहार गवर्नमेंट इज हाउ मच मोर देन लास्ट ईयर? मतलब हमसे पूछ रहा है कि लास्ट ईयर जो बजट था बिहार का, उससे इस बार कितना ज़्यादा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 16,840 करोड़ रुपए। कितना ज़्यादा है? 16,840 करोड़ रुपए। और इसको प्रेजेंट किसने किया है? तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर या फाइनेंस मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने, सम्राट चौधरी बिहार का बजट इस बार इन्होंने प्रोड्यूस किया था, रिप्रेजेंट किया था। कब? 28 फरवरी 2024। तो इस बार का बजट कितना है? 16,840 करोड़ रुपए ज़्यादा है कंपेयर टू लास्ट ईयर बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25? मतलब टोटल, मान लीजिए आप टोटल को अगर 100 पूरे बजट का एक्सपेंडिचर अगर 100 लेते हैं, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 80.97। आप 81% याद रखिए, क्योंकि बराबर है 81%, पॉइंट में याद नहीं रहता है। तो 81% सिर्फ खर्च किया जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है? तो सरकार को जो कॉस्ट इनकर करना पड़ता है डेली ऑपरेशंस के लिए, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को रन करने के लिए, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, तो यही सबको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है सरकार का? 81%। इसमें आपको याद रखने वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है, आपसे ये स्टैटिक के रूप में इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछ सकता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ना तो क्रिएशन ऑफ एसेट होता है, और ना ही आप पे कोई लाइबिलिटी होता है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ना क्रिएशन ऑफ एसेट है ना लाइबिलिटी है। और कितना प्रतिशत खर्च करेगी टोटल एक्सपेंडिचर का? तो 81% सरकार खर्च करेगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमिक सर्वे व्हाट इज द रियल पर कैपिटा इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस ऑफ द स्टेट इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23? ये देखिए इकोनॉमी सर्वे का है। आपसे जब भी बजट का क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा 24-25, और जब भी इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन पूछेगा तो 22-23। तो ये देखिए इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रियल पर कैपिटा इनकम स्टेट का क्या है, क्या रहा 2022-23 में?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये 35,119। ये बिहार का बात हो रहा है। बिहार का रियल पर कैपिटा इनकम कितना था? 35,119। अगर आपसे पूरे भारत का पूछ दे, पूरे इंडिया का क्या था, तो ये 98,374। याद रहेगा, इंडिया का 98,374, बिहार का 35,119। देख लीजिए कितना डाउन है बिहार। अच्छा, आपसे पर कैपिटा इनकम, ये रियल पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट कैसे करते हैं? रियल पर कैपिटा इनकम ये कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो इसमें जीडीपी जो है और बाई टोटल पॉपुलेशन कर देते हैं, हमारा ये रियल पर कैपिटा इनकम आ जाता है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? 35,119। और पर कैपिटा इनकम पूछेगा तो 59,637। अगर पर कैपिटा इनकम रियल नहीं लगाता है, अगर पर कैपिटा इनकम पूछता है तो 59,637। तो आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे का इंपॉर्टेंस अपने एग्जाम में जानते ही होंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज इन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन द फाइनेंशियल, मतलब 2022-23 में समाज सेवा पे कितना खर्च किया था बिहार गवर्नमेंट? तो इसका जो राइट आंसर है 41.3%। समाज सेवा पे बिहार सरकार ने आप ऐसे ही याद किया कीजिए, समाज सेवा पर बिहार सरकार ने कितना खर्च किया? 41%। मतलब टोटल 100% खर्च अगर हुआ तो उसमें 41.3% खर्च किस पे हुआ? तो ये सोशल सर्विस, ऐसे लिख के याद किया कीजिए, समाज सेवा पे खर्च हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली बिहार कैबिनेट हैज डिसाइडेड टू बिल्ड हाउ मेनी न्यू पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स? अभी बिहार कैबिनेट ने ये पास किया है, डिसाइड किया है कितना नया पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बनाने का? तो इसका ऑप्शन बी इस करेक्ट हो जाएगा। 22 नया ट्रेनिंग सेंटर बिहार में बनेगा। 22 नया पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ बनेगा? बिहार में। 22 नया न्यू पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ बनेगा? बिहार में। अब सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ऑन सितंबर 24 सितंबर को 2023 द पीएम फ्लैग ऑफ बिहार सेकेंड वंदे भारत एक्सप्रेस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आइडेंटिफाई इट्स रूट। मतलब जो दूसरा वंदे भारत एक्सप्रेस बिहार से चलाया गया वो किस रूट में चलेगा? तो आपको पहला पता है पटना से रांची चलाया गया था पहला, और दूसरा ये पटना से हावड़ा तक चलेगा। दूसरा वंदे भारत एक्सप्रेस किस रूट में चलेगा? पटना से हावड़ा चलेगा। बस इतना आपको याद रखना है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच पॉलिटिशियन फ्रॉम बिहार पार्टिसिपेटेड इन द जापान एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स प्रोग्राम हेल्ड इन अक्टूबर 2023? ये जापान एसोसिएशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स प्रोग्राम, ये बिहार के किस पॉलिटिशियन ने इसको अटेंड किया था? तो जो ऑप्शन हो जाएगा ये राजद के तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव इज द करेक्ट ऑप्शन। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और क्वेश्चंस भी जो मैं सेलेक्ट करता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, वही क्वेश्चंस रहते हैं जो एग्ज़ाम के पार्ट बनते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ऐसे ही रोज़ न्यू वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।